हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। चलो तो आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलीमर। ठीक है, वन शॉट वीडियो में पूरे एक वीडियो में हम पूरे पॉलीमर को ख़त्म करने वाले हैं। और ये जो पीडीएफ है वो फुल एनसीईआरटी बेस्ड पीडीएफ है। ठीक है, आप ये पढ़ लिए, इसका मतलब आपने पूरी एनसीईआरटी पढ़ ली। और इससे ज़्यादा पॉलीमर में आपके नीट या जेईई के एग्ज़ाम में इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं पॉलीमर। ठीक है, सबसे पहले तो डेफिनेशन देख लेते हैं पॉलीमर का कि पॉलीमर क्या होता है। तो देखो, पॉलीमर इज़ डिफाइंड एज हाई मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड। ठीक है, ये क्या होता है, एक हाई मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड होता है फॉर्म बाई कम्बिनेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ वन और मोर टाइप ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स। ठीक है, एक टाइप के या एक से अधिक टाइप के स्मॉल मॉलिक्यूल्स मिलके, ठीक है, बहुत सारे स्मॉल मॉलिक्यूल्स, लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स मिलके क्या बनाते हैं, हाई मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड बनाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, पॉलीमर बोलते हैं। ठीक है, और उन स्मॉल मॉलिक्यूल्स को बोलते हैं मोनोमर। ध्यान रखना कि एक यूनिट के पॉलीमर के एक यूनिट को क्या बोलते हैं, मोनोमर बोलते हैं। ठीक है, मोनोमर। ठीक है, जैसे मान लो इस टाइप के मोनोमर्स हैं तुम्हारे। ठीक है, और ये सब कंबाइन होके एक पॉलीमर का फॉर्मेशन कर देंगे। ठीक है, इसी को बोल देंगे फिर क्या, पॉलीमर बोल देंगे। ओके, चलो अब हम क्या पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर, यानी पॉलीमर को कितने टाइप में बांटा गया। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर में देखो कई तरीके से आप पॉलीमर को क्लासीफाई कर सकते हो। एक तो है कि बेस्ड ऑन सोर्स। ठीक है, दूसरा आप बांट सकते हो इसको कि बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर के बेसिस पे भी बोल सकते हो आप। तीसरा मान लो बोल सकते हो कि मैकेनिज़्म के बेसिस पे, क्या मैकेनिज़्म फॉलो कर रहा है कौन सा पॉलीमर, इसके बेसिस पे। ठीक है, तो देखो बहुत सारे बेसिस हैं जिसके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, पॉलीमर को कैटेगराइज कर सकते हैं। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं सिर्फ हम वही पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, तो चलो पहला है बेस्ड ऑन सोर्स। ठीक, बेस्ड ऑन सोर्स में देखो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसमें मैं स्टार लगा के रखूँगा। ये है नेचुरल पॉलीमर, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ है इन बेस्ड ऑन सोर्स में। और दूसरा नेचुरल हो गया, जो क्या नेचर ने बनाया हुआ है। ठीक है, इसमें हम लोगों ने कुछ नहीं किया, इसमें हमको ये जो नेचुरल पॉलीमर होते हैं वो हमें बनाया हुआ मिलते हैं। ठीक है, नेचर में। और दूसरा है सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। सेमी सिंथेटिक मीन्स आधा हमने सिंथेसाइज किया, आधा नेचर ने खुद क्रिएट करके दिया है। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। और तीसरा है सिंथेटिक पॉलीमर, जिसको हमने खुद बनाया है। ठीक है, ये नेचर से, इसमें कुछ नहीं है, नेचर से बस अलग अलग केमिकल्स मिले हैं हमको और फिर हम उससे क्या कर दिए, पॉलीमर का सिंथेसिस कर दिए। ठीक है, चलो तो नेचुरल पॉलीमर में बात करेंगे ए नंबर। ठीक है, वे पॉलीमर जो नेचर में हमको क्या है, जो नेचर में पाए जाते हैं प्लांट्स से, एनिमल्स से, जो जिनका ओरिजिन प्लांट्स और एनिमल्स से होता है, उनको क्या बोलते हैं, नेचुरल पॉलीमर। इनको बायोपॉलीमर भी बोलते हैं। ठीक है, ये नेचर में ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, नेचर ने हमको बना के दे रखा है और इसको इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, बायोपॉलीमर। ओके, आप बायो के स्टूडेंट हो। बायो का मतलब क्या होता है, बायोपॉलीमर मीन्स जो खुद बनाया है पहले से, उसमें हमने कुछ नहीं किया उसको बनाने के लिए। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल देख लो बायोपॉलीमर का, नेचुरल पॉलीमर का प्रोटीन्स हो गए। ठीक, प्रोटीन्स इज अ पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड। ओके, प्रोटीन्स भी क्या है, पॉलीमर है। जैसे मान लो पॉलीसेकेराइड में क्या आ गया, पॉलीसेकेराइड जैसे सुक्रोज हो गया। ठीक है, जैसे स्टार्च हो गया, सेलुलोज हो गया। ठीक है, सेलुलोज देखो एग्जांपल भी दिया है, सेलुलोज एंड स्टार्च। ठीक है, और ये जो पॉलीसेकेराइड होते हैं वो इसका मोनोमर क्या होता है, पॉलीमर ऑफ मोनोसेकेराइड, यानी मोनोसेकेराइड से मिलके बने होते हैं। ठीक, जैसे रबर भी एक पॉलीमर है, जो नेचर में एक रबर का पेड़ होता है, पता होगा आपको, रबर का एक ट्री होता है जिससे हम उससे रबर बनाते हैं। ठीक है, पॉलीमर देखो रबर क्या होता है, पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन। देखो ये सारी चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे कि रबर किसका पॉलीमर होता है, रबर के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। ठीक है, अब देखो जैसे सिल्क हो गया, जैसे वुल हो गया। ठीक है, स्टार्च अभी बताया, सेलुलोज, इंजाइम्स, हीमोग्लोबिन क्या होता है, ब्लड में पाया जाने वाला एक तरह का पॉलीमर है हीमोग्लोबिन। आप पढ़े होंगे बायोमॉलिक्यूल्स में या फिर बायोलॉजी में भी पढ़ते हो, क्या हीमोग्लोबिन क्या होता है, जो ब्लड में पाया जाता है, रेड कलर का। ठीक है, एक तरह का भी ये भी क्या है, नेचुरल पॉलीमर है। ओके, चलो अब बात कर लेते हैं सेमी सिंथेटिक पॉलीमर की।
सेमी सिंथेटिक मीन्स जो आधा आधा नेचर से मिला, कुछ नेचर से, उसमें हमने कुछ सब्स्टिट्यूशन करके हमने उसका मॉडिफिकेशन कर दिया। फॉर एग्जांपल नाइट्रोसेलुलोज, देखो सेलुलोज हमें नेचर में मिला है, इसमें नाइट्रो ग्रुप ऐड कर दिया, ठीक है, नाइट्रो ग्रुप ऐड कर दिया तो क्या बन गया हमारा नाइट्रोसेलुलोज। फिर देखो ये सेलुलोज है हमारे पास, इसमें हमने एसीटेट लगा दिया, एसीटेट लगा दिया तो क्या बन गया हमारा सेलुलोज एसीटेट, ठीक है। अब ये मान लो सेलुलोज है, अब सेलुलोज में जेंथेट कर दिया तो जेंथेट सेलुलोज हो गया, ये क्या हो गया जेंथेट सेलुलोज, ठीक है। इसी तरह का क्या हो जाएगा सेमी सिंथेटिक पॉलीमर जिसको बोल रहे हैं। अब देखो सिंथेटिक पॉलीमर क्या होते हैं, वो सारे पॉलीमर जो हमने खुद बनाए हैं केमिकल्स का यूज़ करके, दीज आर आर्टिफिशियल पॉलीमर। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो पॉलीथीन है, ठीक है, जिसमें तुम सामान लेके आते हो प्लास्टिक्स, ठीक है, नायलॉन है, पीवीसी है, बैकेलाइट, डेक्रॉन, ठीक है, जिसका अलग अलग यूज़ है, हर चीज़ का बैकेलाइट का अलग यूज़ है, डेक्रॉन का अलग, पीवीसी का अलग यूज़ करते हो, नायलॉन के कपड़े पहनते हो, ऐसे पॉलीथीन सामान ले आने में या फिर कुछ बर्तन बनाने में, ठीक है। अब देखो ये बात हो गई हमारी, क्या बात हो गई कि सोर्स के बेसिस पे तीन तरह से बांटा हमने, एक नेचुरल पॉलीमर, सेमी सिंथेटिक एंड देन सिंथेटिक। अब देखो बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर हम कितने तरह से इसको कैटेगराइज कर रहे हैं। तो स्ट्रक्चर के बेसिस पे पॉलीमर को देखो तीन तरह से या तीन तरह से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तीन तरीके से कौन कौन, लीनियर पॉलीमर, ठीक है, लीनियर पॉलीमर, ब्रांच चेन पॉलीमर एंड देन क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर, ठीक है। अब लीनियर पॉलीमर क्या होते हैं, जो सीधे सीधे होते हैं, ठीक है, इन अलग अलग मोनोमर यूनिट जुड़े हुए हैं इसमें, ठीक है। तो ये लीनियर पॉलीमर जो यानी एक लीनियर फॉर्म में होते हैं, लॉन्ग फॉर्म में। दीज पॉलीमर कंसिस्ट लॉन्ग एंड स्ट्रेट चैन, ठीक है, स्ट्रेट चैन होता है। फॉर एग्जांपल आप ले लो पॉलीविनाइल क्लोराइड, जिसको हम पीवीसी बोलते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड अभी हमने देखा था यहाँ पे, ठीक है, पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये क्या होते हैं, और हाई डेंसिटी पॉलीथीन, ठीक है, इसको लिखते हैं HDPE, हाई डेंसिटी पॉलीथीन, ठीक है, ये हाई डेंसिटी पॉलीथीन, ये हो गए लीनियर पॉलीमर के एग्जांपल। अब देखो अब ब्रांच पॉलीमर पे आते हैं। ब्रांच पॉलीमर मीन्स जिसमें क्या हो, भले एक लीनियर हो लेकिन इसमें कुछ ब्रांचेज निकली हुई हैं, ठीक है, ब्रांचेज निकली हुई हैं, इसको बोलते हैं ब्रांच पॉलीमर, ठीक है, ब्रांच चेन पॉलीमर, यानी चेन तो है ही, ऊपर से एक क्या है, कहीं कहीं ब्रांचेस निकली हुई हैं, इसलिए इनको बोलते हैं ब्रांच चेन पॉलीमर, ठीक है। दीज पॉलीमर कंटेन्स लीनियर चेन हैविंग सम ब्रांचेस, ठीक है, लीनियर चेन तो है ही है लेकिन सम ब्रांचेस के साथ, ठीक है। अब देखो इसका एग्जांपल हो गया लो डेंसिटी पॉलीथीन, LDPE, लो डेंसिटी पॉलीथीन, ओके, हो गया यहाँ तक। अब देखो ब्रांच पढ़ लिया हमने, ब्रांच पढ़ लिया, अब क्या पढ़ने हैं, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है थोड़ा। क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर जैसे मान लो ये ब्रांच यहाँ पे जुड़ी हुई है, ये ब्रांच यहाँ है, ये ब्रांच यहाँ है, अब ये एक दूसरे से ऐसे ऐसे करके क्रॉस बनाएंगे, ठीक है, क्रॉस से जुड़े होंगे, इसी को बोलते हैं क्रॉस लिंक्ड। और ये बताओ जब कोई पॉलीमर क्रॉस लिंक्ड ऐसे ऐसे होगा तो उसके स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, ठीक है। कोई चीज़ खड़ा है और इसमें एक एक अलग अलग से ब्रांचेस लगा दिया आप, तो ये बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, ठीक है, स्टेबल हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, ठीक है, स्टेबल हार्ड, ठीक। तो देखो ये हो गए क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स कंटेनिंग स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन वेरियस लीनियर पॉलीमर चेन्स, ये कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है, लीनियर पॉलीमर्स के बीच जो बॉन्ड बन रहा है वो क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है, इन बिटवीन स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। फॉर एग्जांपल ले लो आप बैकेलाइट और मेलामाइन, ठीक है, इसकी भी स्टडी हम फुल स्टडी करेंगे कैसे ये बनते हैं बैकेलाइट और मेलामाइन, ठीक है, ओके। चलो अब देखो ये तीन चीज़ें हो गई, दो चीज़ें हो गई। अब बेस्ड ऑन मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन, ठीक है, बेस्ड ऑन मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन यानी किस तरह का पॉलीमराइजेशन हो रहा है, यानी मैकेनिज्म क्या है उस पॉलीमराइजेशन का, उसके बेसिस पे देखो कितने तरीके से डिवाइड कर रहे हैं। पहला है एडिशन पॉलीमर, देखो एडिशन का मतलब सब ऐड करते जाओ, ठीक है, एक एक तरह का ऐड करते जाओ या डिफरेंट टाइप का ऐड करते जाओ, ठीक है। मान लो इसको ऐड कर दिया प्लस फिर से सिंगल या फिर से डबल, जैसे भी हो, ठीक है, सिंगल डबल या फिर जैसे, ये डबल का मतलब डबल बॉन्ड नहीं है, ये अलग तरह का मोनोमर है, ठीक है, ये एक तरह का मोनोमर, ये अलग तरह का मोनोमर, फिर ये दूसरा मोनोमर, ठीक। तो उसके बेसिस उस तरह क्या बना हमारा
चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, आपके पास एक चेन है, फिर एक चेन को जोड़ रहे हो, फिर एक चेन को, यानी चेन ग्रोथ कर रहे हो, एक मोनोमर से मोनोमर बढ़ाते बढ़ाते चेन का ग्रोथ कर रहे हो, ठीक है, मोनोमर ऐड कर करके। तो फॉर्म बाई रिपीटेड एडिशन ऑफ मोनोमर मॉलिक्यूल, ठीक है, रिपीटेड एडिशन हो रहा है, देखो रिपीटेड एडिशन ऑफ मोनोमर, ठीक है, विदाउट एलिमिनेटिंग एनीथिंग, यानी कोई चीज़ जब रिएक्शन हो रही है तो कोई चीज़ उसमें से बाहर नहीं निकल रहा है, मत जैसे मान लो किसी में H2O बाहर निकल जाता है रिएक्शन के बाद, HCl बाहर निकल जाता है, ये सब चीज़ें इसमें बाहर नहीं हो रही हैं, ओके, बाहर नहीं हो रही हैं, इसको क्या बोलेंगे, एडिशन पॉलीमर। देखो अब ये एडिशन पॉलीमर भी दो तरह का हो सकता है, कौन कौन, होमोपॉलीमर एंड कोपॉलीमर। अब देखो होमोपॉलीमर क्या है, होमोपॉलीमर में जो भी तुम्हारे मोनोमर हैं सेम है, यानी जो मोनोमर हैं सेम तरह के हैं, डिफरेंट तरह के नहीं है वो मोनोमर, ठीक है। तो एडिशन पॉलीमर फॉर्म बाई पॉलीमराइजेशन ऑफ सिंगल मोनोमरिक यूनिट, ओके, सिंगल मोनोमरिक यूनिट इसमें होगा, यानी डिफरेंट टाइप का मोनोमर नहीं आएगा। जैसे मान लो एथेन है तो हर बार एथेन ही है, एथेन के साथ कोई दूसरा एग्जाम्पल हमने नहीं लिया है, और इसका n मॉलिक्यूल अगर हम ले लें और रिएक्शन और पॉलीमराइजेशन करवा दें तो ये बन जाता है पॉलीएथीन। देखो ये जो डबल बॉन्ड है ना, ये डबल बॉन्ड जो है ये ब्रेक होता है और एक बॉन्ड इधर लिंक खुल जाती है। जैसे मान लो CH2 है, सिंगल CH2, और जो एक बॉन्ड इसका बचा वो यहाँ पे निकल जाता है और एक जो इलेक्ट्रॉन बचा यहाँ पे, यानी एक सिंगल इलेक्ट्रॉन इनके पास हो गया। तो फिर दूसरा कोई पॉलीमर आएगा जिनके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, तो वो एक दूसरे से बॉन्ड बना लेंगे कि नहीं, यहाँ पे है तो ये बॉन्ड बना लेगा, देख लो, ठीक है। तो ऐसे ही फिर ये भी आएगा किसी के साथ जुड़ जाएगा, फिर ऐसे यहाँ पे जुड़ते रहेंगे, ओके, जुड़ते रहेंगे कि नहीं जुड़ते रहेंगे, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, होमोपॉलीमर बन जाएगा, ओके, होमोपॉलीमर। तो देखो जैसे और एग्जांपल देख लो, जैसे क्या है, एक्राइलोनाइट्राइल क्या है, CH2 डबल CH और सिंगल यहाँ पे CN जोड़ दो, ठीक है, यहाँ पे H हटा के, ये वाला H हटा के यहाँ पे क्या जोड़ दिया, CN जोड़ दिया, CN, इसी को बोलते हैं एक्राइलोनाइट्राइल। अब ये जो बॉन्ड टूटेगा तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ और ये सब पॉलीमर बना देंगे फिर से, तो जो पॉलीमर बनता है उसको बोलते हैं पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल, PAN, ठीक है। वैसे ही विनाइल क्लोराइड है, विनाइल क्लोराइड में ना CN की जगह क्लोरीन लगा दो, ठीक है, तो विनाइल क्लोराइड बन जाएगा। ये विनाइल क्लोराइड से जो पॉलीमराइजेशन होता है, अब जो पॉलीमर बनता है उसको बोलते हैं PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ओके, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है, पॉलीविनाइल क्लोराइड बना दिया हमने। अब ठीक है, इसी तरह का ये देख लो, इसी तरह का ये है, इसका नाम क्या है, इसका देखो CF2 डबल बॉन्ड CF2, तो इससे क्या बनेगा, इससे जो बनता है उसको बोलते हैं टेफ्लॉन। ध्यान रखना, ये चीज़ ध्यान रखना, स्टार बना देता हूँ एक बार, ये चीज़ ध्यान रखना आप, ये क्या है, टेफ्लॉन, और ये भी यार ध्यान रखना, ये दो चीज़ें आप ध्यान रखो सिर्फ इसमें। ये क्या है, होमोपॉलीमर हम पढ़ रहे हैं, होमोपॉलीमर में सेम टाइप के मोनोमर यूनिट का एडिशन हो रहा है, ठीक है, और एक तो एडिशन पॉलीमर पढ़ ही रहे हैं तो एडिशन हो रहा है, ठीक है। अब देखो बात कर लेते हैं कोपॉलीमर की, ये बात हो गई हमारी, ये बात हो गई, तो ये बात हो गई। तो अब कोपॉलीमर की बात करेंगे। कोपॉलीमर में क्या होता है कि डिफरेंट टाइप एडिशन ऑफ पॉलीमर्स बाई पॉलीमराइजेशन ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोमर, ठीक है, मोनोमर जो हैं हमारे डिफरेंट टाइप के होंगे, ठीक है। अब एडिशन पॉलीमर में दूसरा पढ़ रहे हैं कोपॉलीमर। देखो कोपॉलीमर कहीं भी हो सकता है, जब भी टू टाइप के आपके मोनोमर आए तो क्या हो जाएगा, उसको बोलेंगे कोपॉलीमर। और जब सिंगल टाइप के मोनोमर यूनिट आए, सिंगल टाइप के, जैसे एथिलीन में CH2 डबल CH2 था, ठीक है, CH2 डबल CH2, अब जब ये आएंगे तो इसको बोलेंगे होमोपॉलीमर। और कोपॉलीमर कब बोलेंगे, जब डिफरेंट टाइप के मोनोमर आएंगे, ठीक है। तो देखो कोपॉलीमर में जैसे 1,3-ब्यूटाडाइन के साथ अगर आप एस्टाइरिन का रिएक्शन करा देते हो, पॉलीमराइजेशन करा देते हो, तो आपका बन जाता है ब्यूटाडाइन एस्टाइरिन कोपॉलीमर, ठीक है। इसी को बोलते हैं ब्यूनायस। ब्यूनायस मीन्स, ब्यूनायस का मतलब ब्यूटाडाइन और यस का मतलब क्या है यहाँ पे, स्टाइरीन। ध्यान रखना हमेशा, इस एस का मतलब है स्टाइरीन, ब्यूटाडाइन स्टाइरीन, ओके, ब्यूटाडाइन स्टाइरीन, इसी को बोलते हैं ब्यूनायस, ब्यूटाडाइन स्टाइरीन कोपॉलीमर। तो
इसका मोनो जो यूनिट्स हैं वो क्या हैं, 1,3-ब्यूटाडाइन एंड एस्टाइरिन। इसी से ध्यान रखोगे, ब्यूटाडाइन एस्टाइरिन के नाम से ही आप बता दोगे कि ब्यूटाडाइन है और एक क्या है, एस्टाइरिन है। ठीक है, अब देखो दूसरा 1,3-ब्यूटाडाइन एंड एक्राइलोनाइट्राइल को रिएक्शन करा दो। 1,3-ब्यूटाडाइन ध्यान रखना 1 और 3 पे डाइन है और ब्यूट है। ठीक है, 1,3-ब्यूटाडाइन और एक्राइलोनाइट्राइल अभी पढ़ा, CH2 डबल CH2 एंड CN। ठीक है, अब ये रिएक्शन करके ब्यूनायन बना देते हैं। जब आप स्टाइरिन लेते हो, स्टाइरिन में देखो CN के जगह पे C6H5 है, इसी को बोलते हैं स्टाइरिन, और CN के जगह पे आप क्या कर देते हो, C6H5 की जगह CN कर देते हो तो एक्राइलोनाइट्राइल बन जाता है, और इससे जो पॉलीमर बनता है उसको बोलते हैं ब्यूनायन, यानी ब्यूटाडाइन एक्राइलोनाइट्राइल N से होता है, नाइट्राइल N आ रहा है। ठीक है, इसलिए एक्राइलोनाइट्राइल जहाँ S आएगा तो उसको क्या बोल देंगे, स्टाइरीन। ठीक है, अब देखो, अब दूसरा जो वो इम्पोर्टेंट जो वो है, ठीक है, मैकेनिज़्म है, वो है कंडेंसेशन पॉलीमर। ठीक है, कंडेंसेशन पॉलीमर, इसको स्टेप ग्रोथ पॉलीमर भी बोलते हैं। ठीक है, वो क्या था, चेन ग्रोथ था, कौन सा, एडिशन पॉलीमर, लेकिन एक कंडेंसेशन जो पॉलीमर है वो क्या है, स्टेप ग्रोथ है, यानी स्टेप बाय स्टेप ये बढ़ेगा। ठीक है, तो क्या है, तो इसके बारे में क्या है, इन दिस पॉलीमराइजेशन रिएक्शन द एलिमिनेशन स्मॉल मॉलिक्यूल सच एज वाटर। ठीक है, वाटर हो गया, अल्कोहल हो गया, अल्कोहल एंड हाइड्रोजन मान लो। ठीक है, कोई भी छोटे छोटे मॉलिक्यूल या फिर क्लोरीन, ठीक है, टेक्स प्लेस की इलिमिनेशन होगा यहाँ पे। एक तो कंडेंसेशन पॉलीमर में क्या है, कंडेंसेशन का मतलब होता है कि उसमें से कुछ जो रिएक्शन हो उसमें कुछ इलिमिनेटेड प्रोडक्ट निकले, जैसे वाटर हो गया, क्लोरीन हो गया, अल्कोहल हो गया, हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, ये सब बाहर निकलेंगे। तो चलो इसमें बात करते हैं, इसमें एग्जांपल्स की। तो एग्जांपल्स में सबसे देखो एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है एग्जांपल, अब इसमें है क्या, नाइलॉन 6,6 पॉलीएमाइड। ओके, नाइलॉन 6,6 पॉलीएमाइड, ये ध्यान रखना है आपको। ये एग्ज़ाम में कम से कम, नीट के एग्ज़ाम में तो 4 से 5 बार पूछा जा चुका है, जेई में भी 2 से 3 बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो आप ध्यान रखोगे। और ये पॉलीएमाइड पढ़ रहे हैं हम, एमाइड ग्रुप तो आपको पता होगा, CON-NR2, CON ग्रुप होना चाहिए उसमें, और RR। ठीक है, CON ये रहेगा हमेशा, तभी उसको बोलते हैं एमाइड। ओके, एमाइड। ठीक है, तो देखो ये बनता कैसे है, मैं बताया कि इसमें ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, हेक्सामेथाइलिन डाइएमीन की जब पॉलीमराइजेशन कराते हैं, रिएक्शन कराते हैं एपिडिक एसिड से, आपको इसमें ध्यान क्या रखना है, इसमें ध्यान बस ये रखना है, हेक्सामेथिलीन डाइमीन एंड एपिडिक एसिड, इसके जो मोनोमर्स हैं उनको ध्यान रखना है। हेक्सामेथाइलिन डाइमीन यानी इसमें 6 कार्बन है और NH2 है। ठीक है, और इसमें है 4 कार्बन, एपिडिक एसिड में 6, एपिडिक एसिड में 4 कार्बन, हेक्सामेथिलीन डाइमीन में 6 कार्बन, हेक्सा से पता चल जाएगा, और इसमें एपिडिक एसिड का आपको याद करना पड़ेगा, इसमें 4 कार्बन होते हैं और इधर COH। ठीक है, ये दोनों पॉलीमराइजेशन रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, नाइलॉन 6,6, क्या, नाइलॉन 6,6 बोलते हैं जिसको। अब ये पॉलीएमाइड है, इसमें जो ग्रुप आ रहा होगा वो देखो CONH आ रहा होगा, CONH। ठीक है, NH। ठीक है, और एक और कहीं से बॉन्ड जुड़ा होगा। ठीक है, तो ये जब बॉन्ड आते हैं CON तो बोल देना उसको क्या है, ये पॉलीएमाइड है। ठीक है, अब ये देखो दूसरी एग्जाम्पल की बात करेंगे। दूसरा एग्जाम्पल है, ये देखो हेक्सामेथिलीन डाइमीन की से बेसिक एसिड से नाइलॉन 6,10 बनता है, लेकिन इस पर वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि ये है तीसरा वाला। तीसरा में नाइलॉन 6 बनाएंगे, यहाँ नाइलॉन 6,6 बना रहे थे, यहाँ पे नाइलॉन 6 बनाएंगे, जिसमें आपको मोनोमर यूनिट ध्यान रखना है। मोनोमर यूनिट क्या है, कैप्रोलैक्टम। ठीक है, क्या है, कैप्रोलैक्टम। कैप्रोलैक्टम में कितने कार्बन, 1 2 3 4 5 कार्बन, 6 कार्बन, एक ये भी तो है। ठीक है, यानी 6 कार्बन आपके पास है और एक नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है। ठीक है, तो जब कैप्रोलैक्टम का रिएक्शन वाटर के साथ 533 यानी 500 केल्विन अप्रॉक्स, 500 केल्विन के अप्रॉक्स, 500 केल्विन, ठीक है, लिख देता हूँ, 500 केल्विन के अप्रॉक्स जब हीट करते हैं तो हमारा बन जाता है नाइलॉन 6।
ओके। नाइलॉन 6 इसको पॉलीएमाइड क्यों बोलेंगे, देखो ये जो कार्बन है यहाँ पे फिर ये जब जुड़ा होगा किसी नाइट्रोजन से जुड़ा होगा अगले वाले ग्रुप से, इसी से इसको बोल रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं, पॉलीएमाइड। ओके। देखो अब ये देखो एक चीज़ और बात करेंगे इसमें कि देखो अब ये बताओ कि ये क्या जो तीसरा एग्जाम्पल है ये होमोपॉलीमर है या कोपॉलीमर है। देखो एक ही तुम्हारे पास मोनोमर यूनिट है तो इसको बोल देंगे होमोपॉलीमर, ठीक है, होमोपॉलीमर। ठीक। अब ये देखो जो पहला एग्जाम्पल हमने नाइलॉन 6 पढ़ा ये क्या है, ये अलग है, ये अलग है, तो इसको बोलते हैं क्या, कोपॉलीमर, कोपॉलीमर। ठीक है, चलो ये बात हो गई। अब देखो अब बात करते हैं दूसरे टाइप के पॉलीमर की, कंडेंसेशन पॉलीमर की बात चल रही है, इसमें आ रहा है पॉलीएस्टर। ठीक है, पॉलीएस्टर। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, कंडेंसेशन पॉलीमर के बारे में पढ़ रहे हैं। जो भी एग्जांपल था नाइलॉन 6 था, 6 था या नाइलॉन 6 था, दोनों क्या थे, कंडेंसेशन पॉलीमर, बट ये पॉलीएमाइड थे। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं पॉलीएस्टर्स। ठीक है, अब पॉलीएस्टर्स में देखो इसमें क्या होता है कि किसी भी ग्लाइकॉल या अल्कोहल की रिएक्शन किसी एसिड से कराते हैं, डाई एसिड से, तो यहाँ पे जो टेरिलीन, देखो यहाँ पे हम टेरिलीन या डेक्रॉन का फॉर्मेशन करने वाले हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखो एथिलीन ग्लाइकॉल की रिएक्शन जब टरथैलिक एसिड से कराते हैं तो क्या बनता है हमारा, टेरिलीन या डेक्रॉन। ठीक है, टेरिलीन या डेक्रॉन बनता है, टेरिलीन, जिसको टेरिलीन या डेक्रॉन बोलते हैं। तो इसमें क्या है, मोनोमर यूनिट ध्यान रखना, एथिलीन ग्लाइकॉल और टरथैलिक एसिड, स्पेशली इसको याद रखना, टरथैलिक एसिड। जब COH ग्रुप पैरा पोजीशन पे होते हैं इनको बोलते हैं टरथैलिक एसिड, और जब आर्थो पोजीशन पे हो जाते हैं तो क्या बोलते हैं, थैलिक एसिड। जब आर्थो पोजीशन पे बेंजीन में COH लगा दो तो इसको बोलते हैं थैलिक एसिड। ठीक है, अब देखो एथिलीन ग्लाइकॉल की रिएक्शन जब थैलिक एसिड से करा दोगे तो ग्लिप्टल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ग्लिप्टल बन जाएगा। ठीक है, इसके N मोल लेके, इसके भी N मोल रहेगा यहाँ पे। ठीक है, बिना N मोल लिए कैसे हर बार इसको ऐड करोगे। ठीक है, इसके भी N मोल है यहाँ पे। ठीक है, एथिलीन ग्लाइकॉल की रिएक्शन जब थैलिक एसिड से कराते हैं तो ग्लिप्टल का फॉर्मेशन हो जाता है, और एथिलीन ग्लाइकॉल की रिएक्शन जब टरथैलिक एसिड से कराते हैं तो टेरिलीन बन जाता है। टरथैलिक से याद करना टेरिलीन। ठीक है, जिसको डेक्रॉन बोलते हैं, स्पेशली दोनों नाम दिया जाता है, क्या, टेरिलीन एंड डेक्रॉन दोनों बोला जाता है, स्पेशली डेक्रॉन ही बोलते हैं लोग। ठीक है, और ये सब क्या पढ़ रहे हैं हम, कंडेंसेशन पॉलीमर। एक बार जेईई मेंस में क्वेश्चन आ गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर आर कंडेंसेशन पॉलीमर, तो ऑप्शन था डेक्रॉन, तो डेक्रॉन आप सही मार के आते, या अभी भी क्वेश्चन आएगा तो क्या सही होगा, डेक्रॉन। ठीक है, या फिर ग्लिप्टल, या फिर जो भाई ऊपर पढ़े हैं हम नाइलॉन 6 या फिर नाइलॉन 6 सब, ये सब क्या पढ़ रहे हैं हम, कंडेंसेशन पॉलीमर। ठीक है, अब देखो अब ये बात हो गई। अब क्या, अब फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर, यानी जो भी पॉलीमर अब बना रहे हैं हम वो फॉर्मल्डिहाइड से फॉर्मेशन होगा। इसमें एग्जांपल है बेकेलाइट का। क्या, बेकेलाइट। अब बेकेलाइट क्या होता है, देखो बेकेलाइट पहले तो देख लेते हैं फॉर्मेशन किससे होता है। तो फॉर्मेशन है फिनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड। ये क्या है, CH2O क्या होता है, फॉर्मल्डिहाइड, HCOH जिसको बोलते हो तुम। ठीक है, ये क्या है, फॉर्मल्डिहाइड। ये फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड रेजिन भी नाम से बोलते हैं इस बेकेलाइट को, इसका नाम क्या बोलते हैं, फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। ओके, फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। देखो ये इससे एग्जाम्पल रिएक्शन करके H+ के प्रेजेंस में या बेस या एसिड के प्रेजेंस में ये बना देता है, और ये प्लस ये तीनों बना देगा। एक तो आर्थो पे होगा, एक आर्थो प्लस पैरा पे अटैक हो जाएगा, एक आर्थो पैरा मेटा तीनों पे अटैक हो सकता है। ठीक है, अब देखो जब आर्थो वाले को रिएक्ट करवाते हैं बेस के प्रेजेंस में तो ये बनता है, जिसको नेबुलैक बोलते हैं। ठीक है, नेबुलैक बोल दिए। अब जब पैरा वाले का रिएक्शन कराते हैं, जो आर्थो और पैरा तीनों पे था, उसका जब रिएक्शन कराते हैं तो इस पॉलीमर का, जिसको क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर बोल देते, देखो ये एक चैन है, ये एक चैन है, ये एक चैन है, इसके बीच में देखो क्या हो रहा है हमारा, इसके बीच में ये सब क्रॉस लिंक्ड बन रहा है। वैसे भी एक और यहाँ पे चैन होगा, इसके साथ भी क्रॉस लिंक्ड बनाएंगे, ये वाले OH। ठीक है, या फिर इधर जोड़ते जाओ, OH नहीं जुड़ेंगे, सॉरी, ये CH2 जुड़ते जाएंगे। ठीक है, अब देखो ये हो गया।
ठीक है, ये हो गया। तो इसको क्या बोलते हैं, ये क्या है, बेकेलाइट फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, जिसको बेकेलाइट बोलते हैं फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, PSENOL, फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन बोलते हैं, जिसका एक और नाम है बेकेलाइट। और ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, ये इतने स्टेबल होते हैं, ये जो बेकेलाइट्स होते हैं या फिर क्रॉस लिंक्ड जो पॉलीमर्स हैं, ये इतने स्टेबल होते हैं, एक बार इसको हीट कर दिया तो फिर ख़त्म, एक बार यूज़ करके इसको दोबारा यूज़ किया नहीं जा सकता। ठीक है, एक बार जला दिया उसको, अब फिर कितना हो टेम्परेचर जलाओ, कितना हो टेम्परेचर दो, फिर से वो अपने फॉर्म में नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड भी होते हैं। तो ये हमने क्या पढ़ लिया, फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। ठीक है, फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर, जिसको बेकेलाइट भी बोल रहे हैं, बेकेलाइट बोल रहे हैं। ठीक है, चलो अब दूसरे पॉलीमर की बात करेंगे, मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, मैंने बोला था एक बार, अभी एग्जांपल आया था शुरू में कि मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन क्या होगा। ठीक है, तो देखो ये है तुम्हारा मेलामाइन और ये है तुम्हारा फॉर्मल्डिहाइड HCHO, इनसे जो पॉलीमराइजेशन करके रिएक्शन होता है, तो पहले तो ये आर्थो प्रोडक्ट बना। ठीक है, आर्थो नहीं सॉरी, यहाँ पे रिएक्ट हुआ क्या, HCHO रिएक्ट कर दिया NH2 से, तो ये बन गया। और इसका N मॉलिक्यूल जब ले लेते हैं और पॉलीमराइजेशन कराते हैं तो हमारा बनता है मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। ठीक है, मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, ये भी एक तरह का क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर होगा। ठीक है, चलो तो क्रॉस लिंक्ड हो गया। अब देखो, अब बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर फार्मूला, सॉरी बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर फोर्सेस, अब बेस्ड ऑन पॉलीमराइजेशन का भी हम कैटेगरी बांट रहे हैं, लेकिन जिसमें हमने कई तरीके से क्लासीफाई कर लिया है। अब बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक है, एक इलास्टोमर, इसमें क्या होता है, इलास्टोमर क्या है, जिनमें वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो। इलास्टो का मतलब इलास्टिक, एक तरह से समझ लो, इलास्टो का मतलब इलास्टिक। ठीक है, जो इलास्टिक हो, इसमें वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो, जिससे कोई रबर है ये पहले स्ट्रेच होता है। ठीक है, फिर क्या होता है, सिकुड़ भी जाता है, फिर स्ट्रेच करोगे तो स्ट्रेच होगा, फिर सिकुड़ जाएगा। ठीक है, तो इसमें ये प्रॉपर्टी इसीलिए पाई जाती है क्योंकि क्या होता है, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होता है, वीकेस्ट वंडरवाल, वीकेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है, दीज वीक बाइंडिंग फोर्सेस परमिट्स पॉलीमर टू स्ट्रेच। ठीक, अभी बताया जैसे कि वीक फोर्सेस होते हैं इसलिए इसको स्ट्रेच किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल ब्यूना एस, ब्यूना एन और नियोप्रीन। अब देखो ब्यूना एस क्या है, ब्यूटाडाइन स्टाइरीन पॉलीमर। ठीक है, ब्यूटाडाइन, और ये ब्यूटाडाइन एसीटोनाइट्राइल पॉलीमर, एन से नाइट्राइल, एस से स्टाइरीन। ठीक है, ये ध्यान रखना। नियोप्रीन है, ये भी इलास्टोपॉलीमर में आता है। अब देखो, अब क्या है, अब आएगा दूसरा है फाइबर। क्या है, फाइबर्स, ये थोड़े स्ट्रांग होते हैं। ठीक है, ये थोड़े स्ट्रांग होते हैं, इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा ज़्यादा होता है, यानी स्ट्रांग मॉलिक्यूलर फोर्सेस, जैसे नायलॉन 6 हो गया, पॉलिएस्टर या टेरिलीन हो गया। ठीक है, ये बोलते हैं जिसको, ये फाइबर होते हैं। और देखो थर्मोप्लास्टिक, और एक होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक का मतलब होता है दीज आर लीनियरली या स्लाइटली ब्रांच लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल। ठीक है, कैपेबल ऑफ रिपीटिंग सॉफ्टनिंग एंड हीटिंग, हार्डनिंग एंड कूलिंग। देखो इसका मतलब ये बोल रहा है, इसको जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉफ्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर कूल करेंगे तो हार्ड हो जाएगा, फिर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉफ्ट हो जाएगा। ठीक है, सॉफ्ट हो जाएगा, फिर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, सॉफ्ट से जब टेम्परेचर कम करेंगे तो हार्ड हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसको आप मल्टी टाइप से यूज़ कर सकते हो, एक बार नहीं आप कई बार यूज़ कर सकते हो इस थर्मोप्लास्टिक को। ओके, अब देखो, तो इसका एग्जांपल हो गया जैसे पॉलीथीन। आप पॉलीथीन को गर्म करते हो तो सॉफ्ट हो जाता है, फिर क्या करते हो, फिर ठंडा करते हो तो फिर कठोर हो जाता है, हार्ड हो जाता है। इसी तरह पॉलीस्टाइरीन है, पॉलीविनाइल्स है। ठीक है, अब देखो, अब जो ये बात आती है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या है, ये वही बात हुई, ये क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर हैं जिनको एक से अधिक बार आप यूज़ नहीं कर सकते। ओके, एक से अधिक बार आप यूज़ नहीं कर सकते। दीज पॉलीमर्स आर क्रॉस लिंक्ड हैविली ब्रांच्ड पॉलीमर। ओके, क्रॉस लिंक्ड बताया था ना, जैसे फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन बताया था, ये स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े होते हैं। ठीक है, तो ये दीज कैन नॉट बी रीयूज, इनका रीयूज नहीं किया जा सकता, जैसे बेकेलाइट हो गया, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। ठीक है, यही तो है,
सॉरी फिनाल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन को बैकेलाइट बोलते हैं, फिनाल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन को, जिसको स्विच बोलते हैं, इलेक्ट्रिक स्विचेज बनाने के काम आते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन अभी हम बाद में पढ़ेंगे। अब ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में जैसे हो गया यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन या बैकेलाइट। ओके, तो अब देखो ये बात हो गई हमारी। हाँ, अब फोर्स का कंपैरिजन कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है थर्मोसेटिंग में, फिर होता है फाइबर्स में, फिर होता है थर्मोप्लास्टिक्स में, फिर होता है इलास्टोमर्स में। इलास्टोमर्स जैसे रबर हो गए, इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जैसे इलेक्ट्रिक स्विचेज हो गए, बहुत हार्ड होते हैं। एक बार अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा के इसको हीट कर दिया तो उसके बाद फिर से रीयूज़ नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब देखो, अब बात करेंगे सम इम्पॉर्टेंट पॉलीमर्स की, प्रिपरेशन ऑफ सम इम्पॉर्टेंट पॉलीमर्स। ठीक है, जो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखना। ये जो मैंने अभी जो बताया है, क्या बताया है कि ये जो फोर्स का वो है, ये जो फोर्स का आपने एक डाटा लिखा है क्या, कि थर्मोसेटिंग में सबसे ज़्यादा होता है, थर्मोसेटिंग में सबसे ज़्यादा, फिर फाइबर, फिर थर्मोप्लास्टिक, फिर इलास्टोमर्स, ये आप ध्यान रखना। ठीक, तो चलो अब 5.5 क्या है, प्रिपरेशन ऑफ सम इम्पॉर्टेंट पॉलीमर्स की बात करेंगे। जैसे पहला है लो डेंसिटी पॉलीथीन। ठीक है, लो डेंसिटी पॉलीथीन, ये किस मैकेनिज्म से बनता है, फॉर्म बाई फ्री रेडिकल एडिशन मैकेनिज्म इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। देखो जब भी पेरोक्साइड रहता है तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म जाता है। ठीक है, केमिकली इनर्ट एंड पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये जो लो डेंसिटी पॉलीथीन होता है केमिकली इनर्ट होता है और पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, इलेक्ट्रिसिटी कम पास होती है इसमें। यूज्ड इन इंसुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक वायर्स, स्क्वीजेज, बॉटल्स एंड रिफ्लेक्सिबल पाइप्स। ठीक है, ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ चीज़ों को ध्यान रखना, इसका कहाँ यूज़ होता है, यूज़ ज़रूर ध्यान रखना। ठीक है, यूज़ कहाँ होता है, इलेक्ट्रिक वायर में, स्क्वीजेज में, बॉटल्स और फ्लेक्सिबल पाइप्स में। ठीक है, अब देखो, अब बात करते हैं हाई डेंसिटी पॉलीथीन की। हाई डेंसिटी पॉलीथीन दूसरा है। ठीक है, फॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड TiCl4 और ट्राईएथाइल एल्यूमिनियम। ठीक है, इसको बोलते हैं जाइलर नाटा कैटलिस्ट। ये भी ध्यान रखना है जाइलर नाटा कैटलिस्ट में क्या क्या होते हैं, ये इनऑर्गेनिक में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ट्राईएथाइल एल्यूमिनियम C2H5 का होल थ्राइस Al और TiCl4, जाइलर नाटा कैटलिस्ट, इन दोनों को मिला के बोलते हैं क्या, जाइलर नाटा कैटलिस्ट। ठीक है, इसका यूज़ करके हाई डेंसिटी पॉलीथीन बनाया जाता है। केमिकली ये भी इनर्ट होता है। मोर टफर एंड हार्डर, ये जो हाई डेंसिटी है, डेंसिटी हाई हो गया यानी मोर टफर एंड हार्डर तो होगा ही। ठीक है, यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बकेट्स एंड बॉटल्स। ठीक है, हाई डेंसिटी है, स्ट्रॉन्ग है, हार्डर है, तो इससे क्या बनाया जाता है, बकेट्स एंड बॉटल्स बनाए जाते हैं। ओके, चलो अब देखो इम्पॉर्टेंट चीज़ हम जो थोड़े से पढ़ने वाले हैं वो है नेचुरल पॉलीमर। नेचुरल पॉलीमर आप ध्यान रखना, जो भी देखो, जो भी नेचर में तुमको पॉलीमर मिल रहा है उसको बोलते हैं नेचुरल पॉलीमर। ठीक है, तो ये नेचुरल रबर, ये मैंने बताया था क्या है, ये नेचुरल पॉलीमर है, जिसका मोनोमर यूनिट आप ध्यान रखना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्या, आइसोप्रीन। ठीक है, आइसोप्रीन, आइसोप्रीन में CH3 जुड़ा होता है। ओके, आइसोप्रीन। ठीक है, क्लोरोप्रीन नहीं, ये नहीं ध्यान रख देना, यहाँ Cl रह गया तो क्लोरोप्रीन हो जाएगा, और क्लोरोप्रीन से नियोप्रीन बनाया जाता है। ठीक है, कंफ्यूज इसी में लड़के होते हैं, इस आइसोप्रीन में और इस नियोप्रीन में। ठीक है, आइसोप्रीन अलग चीज़ है, नियोप्रीन अलग चीज़ है। ओके, चलो, तो आइसोप्रीन से क्या बनाते हैं हम, नेचुरल रबर। ठीक है, नेचुरल रबर, और जिसको बोलते हैं सीस आइसोप्रीन। ये सारे जितने भी हैं तुम्हारे सीस हैं। देखो सीस कैसे हैं, ये भी इधर की ओर, ये भी इधर की ओर, ऐसे ही ये इधर की ओर जुड़ेगा, ये भी मान लो यहाँ इधर है तो ये भी इधर है, यानी एक बॉन्ड के एक साइड बड़े बड़े ग्रुप लगे हुए हैं। ठीक है, इसीलिए ये दोनों हर जगह सीस होता है, हर डबल बॉन्ड पे क्या होता है, सीस पोजीशन में होता है। इसका नाम ये भी हो सकता है 2-methyl-1,3-ब्यूटाडाइन। ठीक है, सीस आइसोप्रीन को क्या बोलते हैं, 2-methyl, देखो 1 2 3 4। ठीक है, तो 2 पे क्या है, मेथाइल है, इस आइसोप्रीन का नाम 2-methyl-1,3-ब्यूटाडाइन बोल सकते हैं। ठीक है, आल्सो कॉल्ड सीस, और जो ये पॉलीमर बनता है ये क्या होता है, सीस 1,4 पॉली आइसोप्रीन। ओके, सीस 1,4 पॉली आइसोप्रीन, ये चीज़ ध्यान रखना, हमेशा पूछा जा चुका है कई बार कि ये क्या सभी सीस फॉर्म में होते हैं, तो हाँ सभी सीस में होते हैं, कोई ट्रांस फॉर्म में नहीं होता। ओके, चलो ये चीज़ हो गई नेचुरल रबर। इसका मोनोमर याद करना क्या है,
क्या है, आइसोप्रीन। ओके, अब देखो वल्कनाइजेशन ऑफ रबर, ठीक है, देखो जैसे रबर, जैसे गाड़ी के टायर्स हैं, ठीक है, टायर्स बनाए जाते हैं इसी रबर से, लेकिन उनका वल्कनाइजेशन कर दिया जाता है, यानी उनको स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है। ओके, उनको स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है, उनको स्ट्रॉन्ग बना के आप क्या करते हो, वल्कनाइजेशन कर देते हो, यानी नेचुरल रबर बिकम सॉफ्ट एट हाई टेम्परेचर। ये तो बात सही है कि टेम्परेचर हाई करोगे तो नेचुरल रबर क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे। ओके, तो टू इम्प्रूव दीज फिजिकल प्रॉपर्टी अक्रॉस द प्रोसेस ऑफ वल्कनाइजेशन इज कैरिड आउट। इनके फिजिकल प्रॉपर्टी को क्या इम्प्रूव करने के लिए वल्कनाइजेशन करते हैं, और इससे क्या होता है, इससे ये होता ये है कि जो रबर है हमारा वो हार्ड हो जाता है, जिससे हम और सारे रॉ मटेरियल यूज़ करके हम क्या बना देते हैं, टायर्स बना देते हैं। ठीक है, टायर्स यानी कार के जो 4 व्हीलर्स के टायर्स होते हैं वो सब रबर के ही होते हैं, लेकिन उसको वल्कनाइजेशन करके बनाया जाता है। रॉ रबर, ठीक है, हीटिंग ऑफ मिक्सचर ऑफ रॉ रबर विद सल्फर। और वल्कनाइजेशन करते कैसे हैं, रॉ रबर को क्या करते हैं, सल्फर के साथ मिक्स करके हम हीट करते हैं, टेम्परेचर बढ़ा के उसका वल्कनाइजेशन करते हैं। ऑन वल्कनाइजेशन सल्फर फॉर्म क्रॉस लिंक्ड रिएक्शन साइट विद डबल बॉन्ड, रिएक्शन साइट ऑफ डबल बॉन्ड। ठीक है, यानी जब सल्फर के साथ रॉ मटेरियल, रबर के रॉ मटेरियल को लेके जब हीट कर देते हैं तो क्या बन जाता है, वल्कनाइज रबर बन जाता है, और इससे क्या होता है, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर बनते हैं जो कि स्ट्रांग हो जाते हैं। ठीक है, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन उसका स्ट्रांग हो गया। ठीक है, चलो अब सिंथेटिक रबर की बात करेंगे। रबर हम बना भी सकते हैं, एक तो नेचुरल रबर है जिसको आइसोप्रीन बोलते हैं, अब ये सिंथेटिक रबर है जिसको नियोप्रीन जिसका नाम है, सिंथेटिक रबर, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है थोड़ा। ठीक है, इसका जो मोनोमर यूनिट है ये आप ध्यान रखो, क्लोरोप्रीन जिसको बोलते हैं, क्लोरोप्रीन। अभी हमने आइसोप्रीन से भी बनाया था, जो नेचुरल रबर बनता है वो आइसोप्रीन से बनता है, लेकिन ये क्लोरोप्रीन है, क्लोरोप्रीन से क्या बनता है, नियोप्रीन। ध्यान रखना, क्लोरोप्रीन से नियोप्रीन बनता है, Cl से Np। ठीक है, ये चीज़ एकदम ध्यान रखना, आइसोप्रीन और नियोप्रीन, ये ध्यान ही रखना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन गया, नियोप्रीन, जिसका मोनोमर क्या है, क्लोरोप्रीन। ठीक है, क्लोरोप्रीन से क्या बन गया, नियोप्रीन। ओके, चलो ये बात हो गई हमारी। अब देखो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ अब हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, यानी ऐसा पॉलीमर। देखो कई स्टेट्स में हमारे गवर्नमेंट ने क्या किया कि पॉलीमर्स को बैन कर दिया। क्यों बैन कर दिया भाई, ये जो पॉलीमर्स हैं, पॉलीमर्स मीन्स सॉरी पॉलीथीन को बैन कर दिया। और क्यों, क्योंकि ये जो पॉलीथीन है ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है, ये बहुत ज़्यादा पोल्यूशन करते हैं, सॉइल पोल्यूशन। क्योंकि देख लो जहाँ भी पॉलीथीन बैठ गई वहाँ पे पानी का लेयर नीचे नहीं जाएगा, या फिर वहाँ पे जो मिट्टी है वो ख़राब हो जाती है। ठीक है, जिसमें कुछ फसल वगैरह नहीं उगा सकते हम। ठीक, तो जो गवर्नमेंट ये कह रहा है कि आप बायोडिग्रेडेबल, या फिर कह रहा है कि ये पॉलीथीन इसलिए बैन किया जा रहा है क्योंकि ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है। ठीक है, इससे पोल्यूशन होता है। तो हमारे साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं, खोज रहे हैं कुछ ऐसे पॉलीमर, ऐसे पॉलीबैग्स बनाएं जो बायोडिग्रेडेबल हो, यानी हम एक दिन के लिए पॉलीथीन लाएं या फिर वो बैग लाएं। ठीक है, जो एक दिन यूज़ करते हैं फिर फेंक देते हैं डस्टबिन में, और डस्टबिन के थ्रू जाता है ये मिट्टी पे और नुकसान करता है। लेकिन अगर वो बायोडिग्रेडेबल होगा तो वो मिट्टी के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है सॉइल के, उससे क्या होगा, उससे होगा ये कि वो बायोडिग्रेड हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारा जो पॉल्यूशन होगा वो नहीं होगा। ठीक है, तो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर क्या होते हैं, वे पॉलीमर जो क्या हो जाए, बायोडिग्रेड हो जाए, किसके, जब सॉइल के या मिट्टी के कांटेक्ट में आए। ठीक है, बस इतना लिखने का यही मतलब था कि बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर यानी एक तरह का हम बायो पॉलीमर ही बना दें। ठीक है, जो कि क्या हो जाए, जो पोल्यूशन ना करे, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन ना करे। ठीक है, तो इसके एग्जांपल्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, इसके 2 एग्जांपल्स हैं सिर्फ जो आपको याद रखने हैं। वो क्या है, PHVV एंड नायलॉन 2 नायलॉन 6। ओके, PHVV बनता कैसे है, ये कोपॉलीमराइजेशन है। कोपॉलीमराइजेशन मतलब ये दोनों डिफरेंट टाइप के मोनोमर हैं। कोपॉलीमराइजेशन ऑफ 3 हाइड्रॉक्सी ब्यूटेनोइक एसिड, ठीक है, एंड 3 हाइड्रॉक्सी पेंटेनोइक एसिड। ओके, ध्यान रहेगा, इसमें क्या है, 4 कार्बन है, इसमें क्या है, 5 कार्बन है। ठीक
ठीक है। ये दोनों एक अल्कोहल और COH ग्रुप देखो दोनों में है, अल्कोहल एंड COH ग्रुप, लेकिन ये है 3 हाइड्रॉक्सी ब्यूटेनोइक एसिड, ये है 3 हाइड्रॉक्सी पेंटेनोइक एसिड, जिससे क्या फॉर्मेशन हो रहा है, कौन से पॉलीमर का, PHVB, ठीक है। PHVB का फुल फॉर्म याद रखना क्या है, पॉली बीटा हाइड्रॉक्सी ब्यूटेरेट बीटा हाइड्रॉक्सी वोलेरेट, ठीक है। क्या, पॉली बीटा हाइड्रॉक्सी ब्यूटेरेट एंड बीटा हाइड्रॉक्सी वैलेरेट, ओके, PHVB, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आप नाम याद रखना, ठीक है, इन दोनों का, नाइलॉन 2 नाइलॉन 6 एंड PHVB, ठीक है। हाँ, ये एक चीज़ और ध्यान रखना कि नाइलॉन 2 नाइलॉन 6 बनता किससे है, एक पॉलीएमाइड है, कोपॉलीमर ऑफ ग्लाइसिन एंड कैप्रोइक एसिड, ग्लाइसिन एंड कैप्रोइक एसिड, इससे ध्यान रखना, इसमें 5 कार्बन होते हैं कैप्रोइक एसिड में, ओके। तो ग्लाइसिन और कैप्रोइक एसिड का ये क्या है, कोपॉलीमर है, ठीक है, कोपॉलीमर है नाइलॉन 2 नाइलॉन 6। तो आजकल का ये एक तरह का एक हॉट टॉपिक है, ठीक है, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, हमारे रिसर्च फील्ड के लिए भी और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी एक हॉट पॉइंट है, ठीक है। तो अब ध्यान रखना PHVB एंड नाइलॉन 2 नाइलॉन 6, ओके। अब कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ये PDF मैं अपलोड कर दूंगा और इस PDF से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना और देखना क्या हो रहा है, इससे आपके कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी आएगी, ओके, ठीक है, ओके। चलो अब यहाँ पे कुछ पॉलीमर्स गिवन है विद उसके मोनोमर्स का, और उसके साथ में कुछ एप्लीकेशन गिवन है, आप इसको पढ़ लेंगे तो ये भी फ़ायदा करेगा, ठीक है। इसमें देखो, इसमें क्या है, जो हमने पढ़ा है वही सारी चीज़ें हैं, जैसे मान लो एथिलीन, ठीक है, एथीन, यहाँ पे डबल बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है। एथिलीन से बनता है पॉलीएथीन, जिसको पॉलीथीन बोलते हैं, ये है एडिशन पॉलीमर, ठीक है। इसका यूज़ तो आप जानते ही हो, कैरी बैग के रूप में यूज़ करते हैं हम, ठीक है। अब देखो, प्रोपाइलीन ले लिया, प्रोपाइलीन से बनता है पॉलीप्रोपाइलीन, ये एडिशन होमोपॉलीमर है। जैसे विनाइल क्लोराइड से बनाते हैं PVC, ठीक है, PVC ये होमोपॉलीमर है। ये ज़्यादा चीज़ें ध्यान रखना, बस इसके मोनोमर और उससे कौन सा पॉलीमर बन रहा है, ठीक है, ठीक। और आप एक चीज़ और ध्यान रखना, क्या बोला था मैंने, कंडेंसेशन पॉलीमर बोला था, जिसमें से कंडेंसेशन क्या होता है, जिसमें रिएक्शन के बाद कुछ चीज़ें निकल जाती हैं, कुछ एलिमिनेशन हो जाता है, जैसे H2O, HCl, H2, ये सब रिलीज हो तो उसको बोलते हैं कंडेंसेशन पॉलीमर, ठीक है। अब जैसे स्टाइरीन से क्या बनता है, पॉलीस्टाइरीन, ठीक है। एक्राइलोनाइट्राइल भी देखा था हमने, एक्राइलोनाइट्राइल से क्या बनता है, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल, ठीक है। अब 1,3-ब्यूटाडाइन स्टाइरीन मिला के क्या बनता है, ब्यूनायस, ठीक है। इसी तरह विनाइल एसीटेट से PVA, और इसी तरह CF2, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखना, CF2 ये भी दोनों ध्यान रखना, ठीक है। और CF2 से क्या बनता है, टेफ्लॉन, ठीक है, जिसको बोलते हैं नॉन स्टिकी, जो कुकवेयर होता है, जो बर्तन होते हैं नॉन स्टिकी, वो किससे बनते हैं, CF2 टेफ्लॉन से, ओके, टेफ्लॉन जिसको बोलते हैं, CF2 का जो पॉलीमर है उसको टेफ्लॉन, तो बर्तन से होगा वो किसका होगा, टेफ्लॉन का बर्तन होगा, ठीक है। तो अब देखो, अब कुछ चीज़ें और थोड़ी सी इंपॉर्टेंट जो हैं वो देख लेते हैं। जैसे हम ये सारी चीज़ें पढ़ रखे हैं, ठीक है, एक तरह का ये समराइजेशन है, ठीक है। आइसोप्रीन से क्या बना रहे थे हम, नेचुरल रबर, जो कि हमेशा शीश फॉर्म में रहता है, ये चीज़ ध्यान रखना, पूछा जा चुका है कई बार, ठीक है। सीस फॉर्म में सारे के सारे सीस फॉर्म में पॉलीमराइज होते हैं, ठीक। अब क्लोरोप्रीन का यूज़ करके नियोप्रीन बनाते हैं, जो कि क्या है, ये सिंथेटिक रबर है एक तरह का, ये नेचुरल रबर है, ये सिंथेटिक रबर है, क्लोरोप्रीन का यूज़ करके, ये भी एडिशन वो होमोपॉलीमर है, ठीक। अब ये टेरिलीन या डेक्रान के बारे में भी पढ़ा था हमने, ये किसका पॉलीमर बनता है, किसका मोनोमर की यूनिट क्या है, एथिलीन ग्लाइकॉल एंड टरथैलिक एसिड, ठीक है, याद करो, टरथैलिक एसिड यूज़ किया था हमने। तो यहाँ पे ये भी कोपॉलीमर है, स्टेप ग्रुप और कंडेंसेशन है, ये ध्यान रखना, कंडेंसेशन पॉलीमर, ठीक है। और पॉलीएमाइड है, ये भी ध्यान रखना। अब देखो, ये नाइलॉन 6 भी देखा था, नाइलॉन 6 में क्या था, हेक्सामेथिलीन डाइमीन एंड एपिडिक एसिड, इसमें 6 कार्बन बताया था, इसमें 4 कार्बन बताया था, ठीक है। तो इससे क्या बन गया, नाइलॉन 6, ये भी कंडेंसेशन पॉलीमर और क्या है, पॉलीएमाइड्स हैं, कोपॉलीमर, स्टेप ग्रुप जिसको बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, अब यूरिया फार्मल्डिहाइड रेजिन की बात कर लेते हैं, फार्मल्डिहाइड और यूरिया से बनता है, इससे ही पता चल जाएगा, यूरिया फार्मल्डिहाइड, यानी यूरिया फार्मल्डिहाइड से फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। और देखो, फार्मल्डिहाइड फिनॉल फार्मल्डिहाइड रेजिन, जिसको बैकेलाइड बोलते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिनॉल फार्मल्डिहाइड रेजिन बैकेलाइड, जिससे ये भी क्या है, कोपॉलीमर है,
ठीक है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं रखता कि क्या है, कोपॉलीमर है या फिर होमोपॉलीमर है, क्योंकि कोपॉलीमर क्या होते हैं, जिनमें डिफरेंट टाइप के मोनोमर आए, सिंपल, ठीक है। कोपॉलीमर वो होते हैं जिनमें डिफरेंट टाइप के मोनोमर आए, और डिफरेंट टाइप के मोनोमर आएंगे तो क्या हो जाएगा, कोपॉलीमर हो जाएगा, और सेम टाइप के मोनोमर आएंगे तो होमोपॉलीमर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये बात हो गई, ये बात हो गई। अब ये बात हो गई तो आप और भी चीज़ें अपने से पढ़ सकते हो। यहाँ पे मेथाइल एक्राइलेट जब यूज करेंगे तो PMMA बनेगा, यानी पॉली मेथाइल मैथ एक्राइलेट, ठीक है। ये एडिशन होमोपॉलीमर है, यानी सिंगल मोनोमर यूनिट आ रहा है, ठीक है। अब देखो ये पढ़ा था हमने ग्लिप्टल कैसे बनता है, एथिलीन ग्लाइकाल की इथाइलिक एसिड से रिएक्शन करा दिया, ठीक है। और एथिलीन ग्लाइकाल की टरथैलिक एसिड से जब रिएक्शन करा रहा था, ये यहाँ पे ना होके यहाँ पे डाल दे रहा था COH टरथैलिक एसिड से, तो क्या बन रहा था, डेक्रान, याद करो, जिसको टेरिलीन बोलते हैं, कंडेंसेशन पॉलीमर है, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा। अब देखो मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन पढ़ा था, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर होता है, ठीक है। अब देखो ये क्या है, नाइलॉन 6 नाइलॉन 10 क्या है, हेक्सामेथिलीन डायमीन और सेबेसिक एसिड से क्या बनता है, नाइलॉन 6 नाइलॉन 10, ठीक है। और देखो अब देखो कैप्रोलैक्टम का ध्यान रखना, क्या है, कैप्रोलैक्टम किससे बना, नाइलॉन 6 किससे बना, कैप्रोलैक्टम से। नाइलॉन 6 और नाइलॉन 6 हमने एक में देखा था, ये एक ही तरह का मोनोमर यूनिट मिल के बना होता है, इसलिए इसको होमोपॉलीमर बोलते हैं, ठीक है, होमोपॉलीमर। और ये है स्टेप ग्रोथ लीनियर, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, पॉलीमर में इतना ही। और आपको इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो ध्यान रखने वाली यही हैं कि मोनोमर क्या है इसका, कोई भी जैसे पॉलीमर है नाइलॉन 6 है, इसका मोनोमर कैप्रोलैक्टम, नाइलॉन 610 है, इसका मोनोमर ध्यान रख लेना, ठीक है। और ग्लिप्टल बनता है, ये किससे बनता है, ठीक है। और क्या बोला था कि नाइलॉन 6 देख लेना, टेरिलीन देख लेना, जिस पे स्टार लगा रहा हूँ, नाइलॉन 6 टेरिलीन, एंड ये वाला 2 चीज़ ध्यान रखना हमेशा, ये सिंथेटिक पॉलीमर रबर, ये नेचुरल रबर, ओके। और टेफ्लॉन जिससे नॉन स्टिकी कुकवेयर बनाए जाते हैं, CF2, ओके, ठीक है। चलो तो ये बात हो गई हमारी। तो आप बस ये क्वेश्चन करना, जो आपको क्वेश्चन ये गिवन है, ये जो क्वेश्चन है आप दिया है, ये क्वेश्चन करना, ये सारे क्वेश्चन करना आप, ठीक है। और अपने प्रीवियस ईयर उठा के भी करना, और इसमें अगर एक भी क्वेश्चन में आपको डाउट आ रहा हो तो क्या करना, आप कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हो, ठीक है। तो ये हो गई पूरी पॉलीमर का हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब आपको बस NCERT नहीं पढ़ना, देखो ये जो भी चीज़ें हमने पढ़ाई ये सारी चीज़ें NCERT ही थी, ठीक है। ये टोटल NCERT आप पढ़ रहे हो, आप NCERT उठा के देख लेना, जो भी चीज़ें हमने पढ़ी हैं वो एक तरह का समराइजेशन है, समरी है NCERT का, ठीक है। NCERT का समरी है। तो आप अब क्वेश्चन लगाते रहो, ठीक है, और तैयारी करते रहो, आपका एग्ज़ाम नज़दीक आ गया, इसलिए कम समय लेते हुए इसको हम ख़त्म करते हैं। एक चीज़ ये ध्यान रखना ज़रूर, क्या है कि ये सारे सीस फॉर्म में होते हैं, ठीक है, सीस फॉर्म में होते हैं। और क्या है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का जो आया था यहाँ पे जो आया था कि थर्मोसेटिंग सबसे ज़्यादा, जो इसका यूज नहीं किया जा सकता, इलास्टोपॉलीमर सबसे कम, ओके। चलो तो इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं, ओके। ये भी चीज़ आप ध्यान रखना, नेचुरल पॉलीमर बहुत बार पूछा जाता है, नेचुरल पॉलीमर में ये सेलुलोज, स्टार्च, ठीक है, एंजाइम, हीमोग्लोबिन हैं, प्रोटीन्स ध्यान रखना, एमिनो एसिड का पॉलीमर है, ठीक है। चलो बाय बाय।